नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वैक्सीन की दस्तक भारत में कब तक, इसमें आपका स्वागत है। और अब तक 13 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुके कोरोना के खिलाफ दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने 3 ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिए हैं, ये दावा किया जा रहा है। इन्हें बनाने वाली कंपनियों के नाम हैं फाइजर, मॉडर्ना और स्पुतनिक वी। तीनों का दावा है कि इनकी वैक्सीन 90 से 95% तक कारगर है। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन भी कामयाबी की रेस में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इन खबरों से दुनिया भर में कुछ राहत आने की उम्मीद तो है, लेकिन सवाल यह है कि वैक्सीन की इस जंग में कौन सी वैक्सीन सबसे कारगर होगी। भारत में ये वैक्सीन कब तक पहुंचेगी। जब वैक्सीन को लेकर खबरें आ रही हैं तो आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आप तक ये वैक्सीन कब तक पहुंचेगी। इन वैक्सीन को दुनिया भर के देशों तक पहुंचने में कितनी चुनौतियां हैं, भारत में पहुंचने में खास करके कितनी चुनौतियां हैं, और ये पूरी प्रक्रिया होगी क्या, और कब तक सभी लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इन्हीं सारे सवालों पर आज का हमारा ये महत्वपूर्ण शो है, जिसमें हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे जो आपको आसान भाषा में समझाएंगे वैक्सीन की बारीकियां क्या हैं और आप तक वैक्सीन कब तक पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना के कहर से दुनिया त्रस्त है। अमेरिका, यूरोप सहित कई देश महामारी की तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। छोटे से वायरस के आगे बड़ी बड़ी इकॉनमी वाले देशों की दशा खराब हो चुकी है। तमाम व्यवस्था करने के बाद भी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में हर कोई सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। लेकिन लगता है अब ये इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में कोरोना वैक्सीन पर 3 अच्छी खबरें आई। अमेरिका की 2 बड़ी दवा कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना और रूस की स्पुतनिक वी ने बताया कि उनकी वैक्सीन तमाम परीक्षणों को पास कर इस्तेमाल के लिए तैयार है। अमेरिका की बड़ी दवा कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि उसकी कोरोना वैक्सीन mRNA-1273 तमाम परीक्षणों पर सफल साबित हुई है और ये करीब 95% तक प्रभावी है। इससे पहले 11 नवंबर को रूस ने अपनी वैक्सीन स्पुतनिक वी को 92% तक कोरोना से लड़ने में कारगर बताया था। अमेरिका की एक और दवा कंपनी फाइजर ने सबसे पहले यानी 9 नवंबर को अपनी वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ 90% तक इफेक्टिव होने का दावा किया था। फाइजर ने तो क्रिसमस तक ब्रिटेन में इसे उतारने का दावा भी किया है। ये खबरें बेहद खुश करने वाली हैं, लेकिन इनका स्टोरेज, रख रखाव और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। वहीं स्पुतनिक वी की क्षमता और साइड इफेक्ट्स को लेकर कुछ देशों के वैज्ञानिक लगातार सवाल उठा रहे हैं। फाइजर वैक्सीन के -70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर करने को बड़ी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि कंपनी ने दावा किया था कि ये वैक्सीन तभी कामयाब होगी जब उसे -70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाएगा, जो भारत जैसे देशों में आसान नहीं है। वहीं मॉडर्ना ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन साधारण फ्रिज में भी स्टोर की जा सकती है। मॉडर्ना के मुताबिक 6 महीने तक वैक्सीन सुरक्षित रखने के लिए उसे केवल -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत है। वहीं एक्सपोर्ट की जाने वाली वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान पर 30 दिन तक रखा जा सकता है और 10 डोजेज बॉयल रूम टेम्परेचर पर 12 घंटे तक खराब नहीं होंगे। रूसी वैक्सीन की क्षमता पर भले ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन भारत समेत दुनिया के कई देशों में इनका तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। इन सभी वैक्सीन के इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक आने की उम्मीद है। वैक्सीन की रेस में भारत भी तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। कई देसी वैक्सीन के मोर्चे पर सुकून वाली खबरें आ रही हैं। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन, कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के तीसरे फेज के ट्रायल चल रहे हैं, जिनके शुरुआती नतीजे दिसंबर से जनवरी में आने की उम्मीद है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो अगले साल की शुरुआत तक ये वैक्सीन अप्रूव हो जाएगी। जायडस कैडिला की जायकोव डी के शुरुआती नतीजे भी अच्छे आए हैं। इसके फेज 3 ट्रायल्स भी दिसंबर में शुरू होने वाले हैं। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में दुनिया को कोरोना से निजात दिलाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 4 से 5 अलग अलग वैक्सीन बाजार में आ जाएंगी। लेकिन इतना याद रखिए कि जब तक एक भी वैक्सीन नहीं आ जाती
तब तक अनुशासन में रहिए और अपने मास्क को ही वैक्सीन समझिए, क्योंकि अगर आपने अगले कुछ महीने खुद को बचा लिया तो हमेशा के लिए कोरोना से बच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक आपको बच के रहना है, और वैक्सीन आप तक कैसे पहुंचेगी, कब तक पहुंचेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, पूर्व डायरेक्टर ICMR NIV पुणे। हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे हैं, प्रेसिडेंट हैं पेंसिल्वेनिया मेडिकल कंसल्टेशन के। हमारे साथ डॉक्टर JS अरोड़ा हैं, एडवाइजर पेशेंट सेफ्टी WHO के। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर रमन गंगाखेडकर जी आपसे होगा सर, क्योंकि आपने एपिडेमिक के ऊपर बहुत काम किया है और लंबा अनुभव है आपका। अब जो ये वैक्सीन की बात हो रही है, पहले फाइजर ने कहा कि 90% से ज्यादा उनकी वैक्सीन कामयाब है, सक्सेस है, और उसके बाद अब अलग अलग दावे यहां पर किए जा रहे हैं। मॉडर्ना का कहना है कि 94% से भी ज्यादा कामयाब है मॉडर्ना की वैक्सीन। तो मैं आपसे भारत के संदर्भ में ये जानना चाहता हूं सर कि फाइजर की वैक्सीन या मॉडर्ना की वैक्सीन, इससे हमें खुश होने की कितनी जरूरत है? क्या ये वैक्सीन अगर कारगर हो जाती है, क्या भारत में इसकी पहुंच आसान होगी? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या भारत में ये वैक्सीन आ जाएगी, और आ जाएगी तो कब तक आ जाएगी, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी? नहीं, हमको सबसे बड़ी बात एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये जो 90%, 94% और वो जो स्पुतनिक वैक्सीन है उन्होंने भी बोला 92%, इसमें सबसे आशा का किरण कहाँ है? सबसे आशा का किरण है, आपको शायद याद होगा कि WHO ने बोला था 50% से ऊपर भी अगर वैक्सीन लोगों को प्रोटेक्ट करती है तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज के तौर पे जो अच्छी न्यूज आ रही है, वो हर वैक्सीन जो बात कर रही है, वो शुरुआती दिन में जो इन्फेक्शन होने की रिस्क है वो 90% से ज्यादा बोल रही है। इसका मायना उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल किया है, वो स्पाइक प्रोटीन अच्छा वैक्सीन का प्रतिशत देने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो अभी हमको ये डर नहीं रहेगा कि वैक्सीन कोई कम प्रोटेक्टिव वैल्यू वाली वैक्सीन हमको इस्तेमाल करना पड़ेगी। अब दूसरी अच्छी बात क्या है, ये mRNA वाला जो प्लेटफॉर्म था, ये मॉडर्ना ने इस्तेमाल किया, ये फाइजर ने भी इस्तेमाल किया। ये पहली बार दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। जब ये पहली बार हो रहा है तो ये सक्सेसफुली हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको ये भी याद होगा, ये जो ऑक्सफोर्ड की या एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन बोलते हैं, जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, वो वैक्सीन भी mRNA वैक्सीन है। तो इसका मायना हमारे देश में भी जो वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा उसमें mRNA वैक्सीन भी होगी, और उसका फायदा शायद हमको अच्छे ढंग से मिल पाएगा। अब ये सवाल आपने जो पूछा कि क्या मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन हमारे पास आ पाएगी, फाइजर के वैक्सीन में एक ही प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने उसको -80 डिग्रीज के नीचे उसको पड़ता है। ये हमारे लिए जी मैं आऊंगा सर आपके पास। थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही है, थोड़ी ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। एक महत्वपूर्ण बात शुरुआत में ही डॉक्टर रमन ने ये कही कि जो भी वैक्सीन बनाई जा रही है दुनिया भर में, या फिर जो भारत में वैक्सीन बन रही है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो रही है। मतलब जो नई तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, वो तकनीक अपने आप में बेहद अच्छी तकनीक है। लिहाजा आपको वैक्सीन मिलेगी, कब मिलेगी उसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब वैक्सीन आपको मिलेगी तो मतलब वो अच्छी वैक्सीन मिलेगी। ये एक दावा है, और ये एक अच्छी बात है इस फ्रंट पे कि जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी। नई तकनीक के जरिए वैक्सीन बनाई जा रही है। अब मेरा आपसे सवाल होगा डॉक्टर रवि गोडसे जी, ये कि आपको इन वैक्सीन की कामयाबी पर कितना यकीन है? जो बात यहाँ पर फाइजर की तरफ से कही जा रही है, मॉडर्ना की तरफ से कही जा रही है, या फिर रूसी वैक्सीन की तरफ से कही जा रही है, स्पुतनिक की तरफ से, क्या आपको लगता है कि अब हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं कोरोना को मात देने के लिए, और बड़े पैमाने पर ये वैक्सीन कामयाब होने जा रहे हैं? आपका क्या टेक है इस पर?
सबसे पहली तो ये बात है कि विश्व के इतिहास में जो सबसे प्रभावशाली वैक्सीन रही है वो पोलियो वैक्सीन, हम्म, और वो भी सिर्फ 80 to 85% इफेक्टिव होती है। हम्म, तो फ्लू वैक्सीन 30 to 40% इफेक्टिव हो सकते हैं, फिर भी हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और उसका बहुत फायदा होता है। तो ये तो चौंका देने वाली बात है कि ये कोरोना के जो वैक्सीन है ये 94.5% जो दुनिया के सब विशेषज्ञ बोल रहे थे शायद 50% भी होगी, 60% होगी, वो सब गलत है। 94% इज वेरी गुड। और आज जब इंडिया के लिए अच्छी न्यूज पूछ रहे हैं, तो इंडिया के लिए सबसे अच्छी न्यूज ये है कि ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, उसके जो 10 करोड़ डोसेस बनाए थे, इंडिया में बने हैं और शायद दिसंबर तक इस्तेमाल हो जाएंगे। अगर मॉडर्ना और फाइजर नहीं चलती थी, तो अमेरिका और यूरोप इंडिया में आता था, वो डोसेस के लिए इंडियन लोगों के साथ लड़ता था। हमने पहले पैसा दिया है, हमने खरीदे हैं, ये डोज हमारे हैं। लेकिन अभी ऑक्सफोर्ड के डोसेस, एस्ट्राजेनेका के चारों के वायरल वेक्टर वैक्सीन के डोसेस इंडिया में रह सकते हैं, और ये जो फाइजर और मॉडर्ना के डोसेस है वो अमेरिका और यूरोप में इस्तेमाल होंगे। अभी एक बात मैं कहूंगा, मैं मुझे उस चीज का बड़ा दुख होता है ये कहते समय कि मॉडर्ना वैक्सीन हमको पहले फाइजर और मॉडर्ना एमआरएनए हमको पहले से पता था आ रही है, और उनको डीप फ्रीज लगता है। मॉडर्ना को लगता है -4 फ़ारेनहाइट और फाइजर को लगता है -94। लेकिन ये बात हम लोग अप्रैल से जानते थे, और अप्रैल में हमको पता था कि इंडिया में इतना डीप कोल्ड स्टोरेज नहीं है। आज आ गया नवंबर का, मतलब 6-7 महीने हो गया। तो ये 7 महीने में हम लोग क्या किए हैं डीप फ्रीजर बढ़ाने के लिए? लेकिन मेरे ख्याल से और एक बहुत अच्छी बात है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, उसका नाम है क्यूरवैक। अगर एमआरएनए चलता है तो एमआरएनए से बने हुए सब वैक्सीन चलेंगे। फाइजर चल रहा है, मॉडर्ना चलेगी, और ये जो क्यूरवैक वैक्सीन है जो जर्मनी बना रही है वो भी चलेगी। और क्यूरवैक एमआरएनए है, लेकिन उसका स्टोरेज सिर्फ 43 डिग्री फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, मतलब रेगुलर फ्रीज में। और वो बनाने की टेस्ला कंपनी छोटी सी सूटकेस फैक्ट्री बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से, राइट माय वर्ड्स डाउन, 45 दिन में सारा इंडिया में ब्रेकिंग न्यूज होगी क्यूरवैक एमआरएनए वैक्सीन। लेकिन ये इंडियन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है मेरे ख्याल से कि ये एमआरएनए वैक्सीन चल रही है। और मॉडर्ना की आपने वैक्सीन जो जैसे बात आपने कही, देखा अच्छा सर, 12 घंटा रूम टेम्परेचर पे रह सकती है, हाँ, वो इंडिया में भी आ नहीं सकती है। नहीं, गोडसे साहब, हाँ हाँ। गोडसे साहब, आपने आपने बड़ा अच्छा समझाया, आपने एमआरएनए का जिक्र बार बार किया है। अगर आप थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए समझा दें सर कि ये एमआरएनए टेक्निक है क्या, और जब एमआरएनए जेनेटिक टेक्नोलॉजी के जरिए हम जब ये बना रहे हैं, ये वैक्सीन जब बन रही है, तो इसकी क्या खासियत होती है, जरा इसको अगर आप थोड़ा सा डिकोड कर दें तो। देखो, एमआरएनए की ऐसी वैक्सीन कोई दुनिया में अभी तक है ही नहीं। ये दुनिया की, विश्व की पहली वैक्सीन होगी। उन्होंने कैंसर एमआरएनए वैक्सीन ट्राई किए थे पहले, लेकिन वो इतने चले नहीं। एमआरएनए इज अ सिंपल कंसेप्ट। मानो आपकी बॉडी एक लैपटॉप है, और एमआरएनए जो है वो सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर का कॉपी डाल दिया आपके बॉडी में, वो सॉफ्टवेयर जाके अपने सेल्स को, बॉडी के सेल्स को कहता है कि आप स्पाइक प्रोटीन बनाओ। अगर स्पाइक प्रोटीन बनाया, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको रिएक्ट करेगा और उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगा, और जब कोविड का संक्रमण होने का संभव होगा, तब ये एंटीबॉडीज आपको बचाव करेंगे। तो ये एमआरएनए ऐसा पहले कभी नहीं था, ये फाइजर या मॉडर्ना की सबसे पहली वैक्सीन होगी। और उसके पीछे छुपी दो बहुत अच्छी खबरें ये है कि अगर ये एमआरएनए वैक्सीन चलती है, तो बाकी के कई इन्फेक्शियस डिसीज के ऊपर हम ये एमआरएनए वैक्सीन बना सकते हैं, अगर ये टेक्नोलॉजी चलती है तो। मानो कि दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये कोरोना हो गया, ये महामारी के रास्ता साफ हो खत्म जाएगा। होने के उपरांत हम कई बिल्कुल। डिसीज पर काबू कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि बिकॉज इट इज अ जी जी सॉफ्टवेयर जी। टाइप ऑफ, इट इज वेरी इजी टू मास प्रोड्यूस। तो फाइजर कैन मेक 1.3 बिलियन डोसेस इन यस कपल यस। मंथ्स। ओके, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है गोडसे साहब कि
ये जो तकनीक है जो कामयाब हो रही है इसका आगे भी फायदा होगा और बाकी वैक्सीन भी इससे बन पाएगी, ठीक बात है। लेकिन जेएस अरोड़ा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि अब डब्ल्यूएचओ को इन वैक्सीन के ऊपर कितना भरोसा है, क्योंकि जब शुरुआत में कुछ वैक्सीन आई थी तो उसमें दावे किए गए थे और उस पर डब्ल्यूएचओ ने सवाल भी खड़े किए थे। अब लेकिन अब जो ये 90% या उससे ज्यादा सक्सेस होने का दावा किया जा रहा है, क्या डब्ल्यूएचओ को इन वैक्सीन के ऊपर भरोसा है? क्या डब्ल्यूएचओ का गो अहेड है इन वैक्सीन को? नहीं, जहाँ तक अभी देखो, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब चाइना और उसकी रशिया की वैक्सीन आई थी तो इतना विश्वास नहीं था, लेकिन अब ये दोनों जो फाइजर की और मॉडर्ना की वैक्सीन आई हैं तो उसमें डब्ल्यूएचओ ने अभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उसका फेवरेबल रिस्पॉन्स ही है कि हमें उम्मीद है कि ये जो डाटा होगा ये सही होगा और जो 90-95% कह रहे हैं ये ठीक होना चाहिए। लेकिन बात यही आ रही है कि हमारे भारत के लिए ये फाइजर और मॉडर्ना का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, हमें तो वो सीरम इंस्टीट्यूट या भारत बायोटेक का ही वैक्सीन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो जो वैक्सीन है जो -70 या -80 डिग्री पर रखने की है बात है, वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। हमें ये अच्छी बात है कि जो ये भारत बायोटेक की और सीरम इंस्टीट्यूट की है, इसका टेम्परेचर जो है 2 to 8 डिग्री है। जैसा अभी गोडसे साहब कह रहे थे कि यहाँ कोल्ड चेन नहीं बना है, तो हमें उस कोल्ड चेन की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और 2 to 8 डिग्री में जो हमारा रेगुलर वैक्सीनेशन शेड्यूल चल रहा है वो हमें उससे फ़ायदा होगा। और जहाँ तक भारत में आने की उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है जैसे कि 10 करोड़ अपना डोजेस तैयार हैं तो जनवरी या फरवरी में ये लॉन्च हो जानी चाहिए। और लेकिन जो पहले 30 करोड़ लोग जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि हेल्थ प्रोफेशनल हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर हैं, पुलिस पर्सनल हैं या मिलिट्री वाले हैं, तो पहले उनको मिलेगी, तो उसके बाद ही जो आम जनता के पास आएगी। आम जनता पे आने के लिए कम से कम 2-3 साल लगेंगे। 2023 तक के एंड तक जो है पूरी जनता इससे जो है वैक्सीन हो सकती है। लेकिन हाँ, पहले 6 महीने के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि जो हाई रिस्क ग्रुप है, जो 50 साल से ऊपर हैं, डॉक्टर हैं, हेल्थ प्रोफेशनल हैं या जिनको कोमोबिलिटी है, तो उनको ये मिल जानी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि भारत की जो वैक्सीन है वो शायद कॉस्ट भी कम होगी, तो ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे। हमारे यहाँ ऑलरेडी जो है करीब 650 मिलियन ऑलरेडी जो है हम डोज दे रहे हैं एनुअली, तो हमें उसके लिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी। कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि ये जो वैक्सीन आने वाली है इसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, तो आपने कहा कि बहुत अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन आने वाली है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं सर कि अब जो मान लीजिए फाइजर की वैक्सीन है या मॉडर्ना की वैक्सीन है, क्या इसकी तरफ हमें नहीं देखना चाहिए? क्योंकि अभी हमारे कुछ और पैनलिस्ट कह रहे थे कि जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जिसकी एक बड़ी खेप तैयार भी हो गई है, वो हमारे लिए बहुत कारगर है और उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो आपका इस पर क्या टेक होगा सर? कि अभी भी ये जो वैक्सीन ट्रायल की जो हमको न्यूज आ रही है वो अभी तक पब्लिश हुए नहीं है। हमको इस चीज का पता नहीं है कि सही मानों में रिजल्ट्स क्या है। अभी आपको दूसरे ढंग से बताता हूं। आपने अगर फाइजर का देखा तो उन्होंने सेकंड डोज लेने के बाद में 7 दिन के अंदर क्या प्रोटेक्टिव इफेक्ट है करके देखा। अब अगर आप देखें तो हमको सिर्फ 7 दिन का प्रोटेक्शन का डेटा नहीं चाहिए। समझो मैंने वैक्सीन अभी ली थी, अब 6-7 महीने के बाद में वो प्रोटेक्शन देती है क्या, इसका मुझे अंदाज नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमको ये समझना पड़ेगा कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, पता नहीं। ये क्या ज्यादा उम्र हुए वाले लोगों को भी इसका इम्यूनाइजेशन का जो टेक होता है वो उतना ही सक्षम होगा? जिसको डायबिटीज है उसको भी हमने अगर ये वैक्सीन दी तो उतना ही प्रतिकार शक्ति अच्छी रहेगी? इन चीजों की हमको मालूमात नहीं है। अब हमको दूसरी बात हमको एक समझना है कि ये जो वैक्सीन के जो रिजल्ट्स आएंगे वो सबसे पहले यही मॉडर्ना और फाइजर वालों के आएंगे, लेकिन वो रिजल्ट्स देख के हमको इस चीज का अंदाज लगेगा कि क्या ये एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो भी इसी ढंग से कारगर रहेगी क्या, क्योंकि वो वैक्सीन हमको सीरम इंस्टीट्यूट से मिलेगी। तो हमको ये वैक्सीन फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन न मिलने से हमको डर नहीं है। हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके जो ज्यादा लंबे टाइम तक जो आसार दिखते हैं उसके साइंटिफिक पेपर्स जब तक पब्लिश नहीं होते, जब तक हमको इंतजार करना चाहिए और इनमें से सबसे अच्छी जो वैक्सीन होगी वो लेने की हमने कोशिश करना
हमारे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अभी बहुत सारी चीजें देखना बाकी है। आपका अपना अनुमान सर क्या है डॉक्टर रमन सर, आपका अपना अंदाजा क्या है, कब तक वैक्सीन भारत में आ जाएगी? क्या अनुमान इसको लेकर के हम लोग लगा सकते हैं? क्योंकि बाकी जो दर्शक हमारे हैं वो टेक्निकल चीजें नहीं, वो यही जानना चाहते हैं कि वैक्सीन आएगी कब तक और आने के बाद सभी लोगों तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। आपका अपना अनुमान क्या है सर? देखो, मेरे हिसाब से वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलने की पहली प्रक्रिया जो है वो अमेरिका और यूरोप में शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके यहाँ अभी भी ये जो पैंडेमिक है उससे मौत होने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है। आपको दिखता है उनकी संख्या सेकेंड वेव या थर्ड वेव के अंदर वो लोग फंसे हैं। हमारे देश में वो अभी कमती होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि हमने लॉकडाउन का सही ढंग से इस्तेमाल किया। तो हमको ये जब वैक्सीन मिलेगी तो वैक्सीन के बारे में हमको जितने वैक्सीन ट्रायल के रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें से चॉइस करना है। तो मेरे हिसाब से जनवरी फरवरी के टाइम पे हमको कौन सी वैक्सीन लेना चाहिए इसके बारे में तय करने का पहला मौका आएगा। अब ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर साइमल्टेनियसली ये वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पहले 6 महीने के अंदर ये सारे हाई रिस्क ग्रुप्स जो हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं या पुलिस कर्मी हैं, इन लोगों को मिल जाएगी। अब रहा सवाल आपका ये है कि क्या जल्द अपने देश में लोगों को वैक्सीन दे पाएंगे। इसमें 2 ही इश्यूज हैं। सबसे पहला है हमारे देश में अगर वो बनती है, क्योंकि वैक्सीन का तकरीबन 70% मैन्युफैक्चर जो होते हैं दुनिया में के वो अपने देश में डोसेस बनते हैं। तो हमको अगर कोई वैक्सीन अच्छी दिखती है तो हम उसको उठा सकते हैं। क्या हम जल्दी दे पाएंगे? हाँ। आपने सोचना ये जरूरी है कि हमारे देश ने सोचा तो 1 दिन के अंदर हम सेंसस करके बताते हैं कि 130 करोड़ लोग कहाँ बसे हैं। ये भी करने की ताकत अपने देश में है। तो हम ये कर पाएंगे। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं हम कर पाएंगे। बिल्कुल संक्षेप में जीएस अरोड़ा जी, WHO का क्या अंदाजा है वैक्सीनेशन को लेकर ग्लोबली, कब तक? संक्षेप में सर, 30 सेकंड में, वक्त बहुत कम है। देखो, मुझे उम्मीद है कि जैसे कि रिजल्ट आ रहे हैं और दिसंबर तक काफ़ी और रिजल्ट आ जाएंगे और भारत के रिजल्ट भी दिसंबर के एंड तक आने वाले शुरू हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक जो है वो जितने भी हाई रिस्क ग्रुप हैं उनको वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। हाँ। और अगले 6 महीने में जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसको वैक्सीन मिल जानी चाहिए। ठीक है, वो आ जाएगी। ठीक है। डॉक्टर रवि, 30 सेकंड में सर, आपका अनुमान कब तक वैक्सीन लोगों तक, आम पब्लिक तक पहुंच जाएगी? आपका अनुमान? उससे जल्दी ही पहुंच जाएगी, क्योंकि हम लोग पूंजीवादी देश में रहते हैं। ये मॉडर्ना ने बनाई है, फाइजर ने बनाई, वो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठने वाले। वो तो अभी इतने लोग आएंगे तो मार्केट में आके बैठेंगे टाई लगा के, ब्रीफकेस लेके, हमारी वैक्सीन ले ले, हमारी वैक्सीन ले लो। बहुत जल्दी आएगी, ये 2-3 साल नहीं लगने वाले हैं। मार्च अप्रैल तक पूरे दुनिया में हो जाएगी। ये mRNA वैक्सीन है, इजीली बना सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोडसे आपका, डॉक्टर रमन आपका और डॉक्टर जीएस अरोड़ा आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि वैक्सीन को लेकर जो तैयारी तेज हुई है इससे कितनी उम्मीदें जगी हैं, कितनी उम्मीदें बंधी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए और हम कोरोना को हराने में कामयाब हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।